जो पीटीआई वाले हैं वो भी फातिमा जिन्ना का मेटाफर यूज करें, तो एक अच्छी, आई नो बड़ी परवर्स बात है, एक अच्छी चीज इससे निकली है कि फातिमा जिन्ना की याद ताजा हो गई है, और कम से कम अब लोगों को ये पता लग गया कि जो एक हम लिप सर्विस बचपन में करते थे स्कूल में ना, कि वो मादरे मिल्लत थी, कायदे आजम की साथी थी, शाना बशाना थी, अब लोगों को हकीकी चीजें पता लग रही हैं कि किस तरह इस मुल्क की फाउंडिंग जो मदर है उसको ही रिप्रेशन करके, उसको ही रिगिंग करके, उसको ट्रेटर डिक्लेयर करके निकाला गया मैदान से। तो ये बात मैं समझता हूं कि एक सिल्वर लाइनिंग थोड़ी सी हुई है। और मेरे ख्याल में देखिए, अब वही जो आप जहां से हमने बात शुरू की थी कि जब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि फातिमा जिन्ना के साथ भी वही कुछ हुआ जो उनसे पहले पॉलिटिशियन के साथ हुआ और बाद में हुआ, व्हाई डिड द एस्टैब्लिशमेंट गेट अवे विद दिस? बिकॉज वो यही था कि तभी लोगों ने कहा नहीं, इनके साथ सिर्फ ऐसे हुआ है। भाई वहां भी पहले ऐसे हुआ था, वहां भी 10-15 साल पहले ऐसे हुआ था, और 5-6 साल बाद भी वैसे ही हुआ। सो हम वो ये ना, हम साइलोज में रहते हैं कि बस मेरे साथ हुआ है, बस मेरे साथ हुआ है। और शेख मुजीबुर रहमान जो कि मुहिबुल वतन, उनकी एक तकरीर है हमारे नया दौर चैनल के ऊपर, नाज़रीन अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो उनकी तकरीर है एक, और आपको वो मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर, इलेक्शंस के वक्त 1970 के, जहां पे वो कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। ही कंक्लूड्स हिज बंगला स्पीच आफ्टर दिस वर्ड, और वो बिल्कुल अपनी वो कह रहे हैं कि भाई मुझे एक फर्क किस्म का पाकिस्तान चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव विजन होता है। तो वो जो हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट पीरियड है 70 का, 71 का, और जो जनरल याया के अंडर हो रहा था, मतलब उससे तो खैर वो तो रिप्रेशन प्रो मैक्स जिसे कहना चाहिए कि लोगों को पकड़ के और मार रहे थे, सबको बंद कर दिया था पॉलिटिशियंस को उस जमाने में, हम पहले बात भी कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान दो लख्त होता है और एक सिविलियन गवर्नमेंट आती है ऑस्टेंसिबली। याकूब जो कि अब जाहिर बात है कि याया, अयूब, टाइम इज ओवर, सिकंदर मिर्जा इज ओवर, अब एक सिविलियन गवर्नमेंट आती है। उसका बताइए कि वहां पे क्या हो रहा था। जी, थोड़ा सा मैं शेख मुजीब का भी कहती हूँ, बिकॉज आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान में ये मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है कि शेख मुजीबुर रहमान ने जितनी मेजॉरिटी जीती थी वो मतलब तब अनप्रेसिडेंटेड थी, किसी ने इतनी परसेंटेज नहीं जीती थी, 53% सीट्स नेशनल असेंबली में उनकी थी। और उन्होंने जब तक मिलिट्री क्रैकडाउन नहीं शुरू हुआ, बांग्लादेश की ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन की बात नहीं की थी। जिस दिन हमने शुरू किया मिलिट्री क्रैकडाउन अगेंस्ट एंड देन अरेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर टू बी ऑफ पाकिस्तान, देखिए हमने अरेस्ट किया उसको किस बेसिस के ऊपर कि जी आप वजीर आज़म बनना चाह रहे हैं, जी ठीक है 53% उनकी सीट्स हैं तो बनेंगे ना, वही वजीर आज़म बनेंगे। तो आप उसके बाद फिर बांग्लादेश में एक क्लियर सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हुई, बिकॉज उससे पहले तक क्या था कि पार्लियामेंट बुलाई जाए, पार्लियामेंट बुलाई जाए, इसके अलावा कोई डिमांड, ट्रांसफर ऑफ पावर था, पार्लियामेंट बुलाई जाए, आपने इलेक्शन कराए। अच्छा, बड़े मजे की बात है, तब धांधली भी कोई नहीं क्लेम कर रहा था, सब मिलिट्री जुंटा ने माना कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, मगर वो कहते नहीं बस हमने पावर नहीं ट्रांसफर करनी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिल द लास्ट मोमेंट, टिल द मिलिट्री ऑपरेशन बिगैन अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान, जब हमने अपने लोगों को मानना शुरू किया, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं एक सेपरेट मुल्क चाहता हूं। वो पाकिस्तान के वजीर आज़म बनना चाहते थे, वो सिर्फ एक छोटे से ईस्ट पाकिस्तान के नहीं। ऑल्सो ये लॉजिकल बात है कि जब उनको पूरा पाकिस्तान के इलेक्शन वो जीत गए थे तो वो एक हिस्से के वजीर आज़म क्यों बनना चाहते, जब वो पूरे के बन सकते। लेकिन हमें कोट अनकोट मंजूर नहीं था। जी एग्जैक्टली। अब इसी को आगे लेके जाएंगे, जब भुट्टो साहब आए तो अगेन भुट्टो साहब ने भी बढ़िया प्लेबुक से पुरानी सीखा। शुरू में तो वो काफी बेहतर थे, मगर फिर ऐसा ऐसा उन्होंने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई, अपने ही लोगों को, जे रहीम साहब को मार पिटाई उनकी की वगैरह, मुबश्शिर हसन को निकाल दिया। बहुत लोगों ने, बल्कि वो डॉक्टर मुबश्शिर हसन तो बताते हैं कि अगर वो ना होते तो शायद जे रहीम साहब को मार ही दिया होता। वहां भी बहुत लोगों को डिप्रेशन के जरिए किया गया। फिर आप ये इमेजिन करें कि जिस तरह से पेशावर और क्वेटा के अंदर गवर्नमेंट्स को रिमूव किया गया, उनके खिलाफ पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया। एंड वी अगेन फॉरगेट कि पूरा बलूचिस्तान में तो प्रॉपर एक 4 साल का मिलिट्री ऑपरेशन, प्रॉपर फर्स्ट टाइम रियल मिलिट्री ऑपरेशन, जहां कारपेट बॉम्बिंग की गई, ईरान के साथ गनशिप हेलीकॉप्टर्स वहां से लेके आए और लोगों को मारा गया। तो डिप्रेशन की तो हाइट्स ही कुछ और थी वहां। और मेरे ख्याल से मजीद निजामी जो थे नवाए वक्त के पब्लिशर और फाउंडर के बेटे थे, तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत अरसा जेल रहे। जी उस 70s में नवाए वक्त सबसे एक दूसरा बड़ा अखबार था, बड़ा इन्फ्लुएंशियल था, उनको तो पक्का बंद रखा। ठीक है ना, जो हमने देखा थोड़ा सा सैंपल मीर शकील रहमान के साथ जैसे हुआ, बहुत लोगों को रखा। हाउस अरेस्ट तो कॉमन था ना, वो हाउस अरेस्ट तो क्या बताएं हमारे नौजवानों को कि बादशाह खान और जीएम सैयद पूरी उम्र बंद रहे।
आप ये देखिए, बादशाह खान was in jail 26 years. 26 years without a single thing being proven against him. Nothing. 26 साल. और जीएम सैयद तो मरे भी हाउस अरेस्ट के अंदर. वो हाउस अरेस्ट के अंदर. I mean, अब आप मुझे ये बताइए कि ये वो तारीख है पाकिस्तान की, इसको मसख करके इरेज रबड़ से लेके ना मिटा के खत्म कर दिया. अब लोगों को पता ही नहीं जीएम सैयद. अभी आप पूछेंगे किसी को फैसलाबाद में जाके, या सुना भी नहीं होगा ना, सुना भी नहीं होगा. आप नहीं, और आप देखिए कि उनका रिएक्शन क्या था. किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे पकड़ रहे हैं तो उठ खड़े हो, चीजें तबाह कर दो, को तबाह कर दो. ये भी तो ये भी हमें जरूर देखना चाहिए कि पहले जो पॉलिटिशियंस थे ना, वो चूंकि रियल पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, तो वो बर्दाश्त करते थे बिकॉज उनको पता था ये गलत है, मगर एक प्रोसेस है, ठीक है. रियासत का एक तस्वुर होता है ना, एक वो जी, उसको आप नहीं तोड़ सकते, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर रियासत ही ना रही तो फिर आप पॉलिटिक्स करेंगे का, आप कहाँ करेंगे, रियासत नहीं, मुल्क नहीं होगा. अच्छा, तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि, अच्छा मैं सॉरी ये तस्दीक कर दूं कि मजीद निजामी हमीद निजामी के भाई थे. जी. अच्छा, तो मैं मजीद ये कह दूं कि उसके बाद भुट्टो साहब का जो हुआ सो हुआ, फिर वो रिप्रेशन का एक और दौर शुरू हुआ. भुट्टो साहब को निकाल दिया एक मार्शल लॉ के जरिए जुलाई 1977 को. 2 साल उनका एक ट्रायल हुआ जहां पर उनको दिन भर खड़ा किया जाता था, एक अदालत से दूसरी अदालत, और फिर अल्टीमेटली वाज हैंग्ड. मतलब इससे भी ज्यादा क्या, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन होगा. और उस जमाने में जो पीपीपी के वर्कर्स के साथ जो हुआ, जो कि अब वंस अगेन वो दास्तानें जो हैं, वो कहानियां भूल गए हैं, खत्म हो गई है ना. पता नहीं, हमने पढ़ाई भी नहीं, हमने कोशिश भी नहीं की. तो वो जो पीरियड है, मेरे ख्याल से वो तो खैर मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है. आई वाज अ यंग किड देन 80s में, लेकिन आई डू रिमेम्बर उसकी ग्लिम्पसेस, जानने वाले ये वो. उसका थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल परव्यू में बताइए हमें कि वो किस, आप ये समझते कि दैट वाज परहैप्स द मोस्ट रिप्रेसिव. जी बिल्कुल. आप ये देखें कि उस जमाने में तो उन्होंने जो लाहौर फोर्ट है, अटक फोर्ट वगैरह, ये जो अटक फोर्ट लोगों को अभी थोड़ा सा याद है कि अटक फोर्ट की कोई कहानी है, वो ज़िया साहब की कहानी है ना, कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर सारे अटक फोर्ट और लाहौर फोर्ट में रखे हुए थे. तो आफ्टर सेंचुरीज ऑफ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर दैट पर्पस, तो आपकी कोठरियां वगैरह वहां उन्होंने रखे, लोगों को जेलों में डाला, लोगों को मारा, और कोई प्रोसेस, मतलब अभी तो फिर भी चले, कोई वारंट कहीं ना कहीं इश्यू हो जाता है, कुछ हो जाता है, वहां तो आपके कोर्ट्स बिल्कुल चुप थे जी. कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था. बिकॉज क्या किया था सबसे पहले, भुट्टो साहब ने अपना जो, ज़ियाउल हक साहब ने अपना जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर था, उसके तहत लोगों को इनवाइट किया कि जी आप ओथ लें. तो वैसे ही आपका सुप्रीम कोर्ट क्लियर हो गया, ठीक है. जस्टिस दुरा पटेल वगैरह इस तरह के आउटस्पोकन लोग बाहर चले गए. सो आपका एक बड़ा एक कंट्रोल कोर्ट था. कोर्ट्स भी नहीं कुछ कहते थे, लाहौर हाई कोर्ट भी नहीं कुछ कहता था, सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ कहता था, कोई बोल ही नहीं सकता था. पब्लिक विपिंग देखें, जो पब्लिक विपिंग, कोड़े मारना, नाज़रीन पब्लिक में सरेआम, पब्लिक में कोड़े मारे, और आपने लोगों को डिप्रेस किया. फिर आप ये देखिए कि आपने बाय द स्ट्रोक ऑफ अ पेन वुमेन को आदा कर दिया जी, उनकी जो आपने टेस्टिमनी आदी कर दी. सो वो तो द लेवल, ह्यूमन राइट्स, बाकी सिविल लिबर्टीज, पॉलिटिकल, तो मतलब कोई कहानी शुरू ही नहीं होने बिल्कुल. तो वो हम उस एज से भी निकले हैं. एंड अगेन वही जो मैं ये बार बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक हमें ये तारीख याद नहीं रहेगी, हमें पता नहीं चलेगा कि इस सर्कल से निकलना कैसे है. बिल्कुल. वो आशा जलाने का ना जो सांचा है, हम सांचे में ही घूम रहे हैं. उससे आगे तभी निकलेंगे जब हमें पता चलेगा कि होता क्या रहा है, क्यों होता रहा है, और इससे फिर निकलना कैसे है. तभी एक कंसेंसस डेवलप हो. और देखो याकूब, दूसरी एक और इसमें अहम बात यह है कि ये इसलिए भी ये बात करना जरूरी है, हम इसलिए नहीं कह रहे कि आज जो हो रहा है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो ये कि ये एक कंटिन्यूएशन है. जी. हमारी जो नौ आबादियाती रियासत का जो तरीकाकार है, सियासतदानों के साथ, आपने कहा उनको शुरू में इनको डीलेजिटिमाइज करना, करप्ट बोलना, और ये रिप्रेसिव टैक्टिक्स करना, फ्रीडम ऑफ द प्रेस करना, ये एक कड़ी है ये, और इस कड़ी को तोड़ना जरूरी है. इसको लेकिन आप तोड़ेंगे कैसे जब तक आप समझेंगे नहीं. बिल्कुल. फिर आगे मुशर्रफ साहब ने भी तो ऐसे किया ना कि पॉलिटिशियंस लेजिटिमेट नहीं है. हम हमारे आज से कितने लोगों को अब याद भी है कि शौकत अजीज साहब हमारे एक इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर थे. अगर आप इंपोर्टेशन की बात कर रही हैं तो वो तो क्लियर इंपोर्ट थी. वो गए, आए, फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर प्राइम मिनिस्टर थे, फिर चले गए. मतलब बंदे तो अच्छे हैं, मगर ये है कि वो, अगर आप इंपोर्ट होने की बात कर रहे हैं, नहीं बंदे क्या अच्छे, देखे ना, बात की बंदे तो यही है ना कि मतलब वो डमीज थे, देखे ना, जमाली, शौकत अजीज और ये अपना चौधरी शौजात, 3 वुज़रा आज़म. अच्छा, उनको भी निकाल दिया. जमाली भी टॉलरेट नहीं हुआ इनसे. अच्छा, और मैं आपको ये बता दूं कि उस जमाने में भी जावेद हाशमी को कितने साल बंद रखा. बिल्कुल. एक लेटर उसने मुबैना अलेजिडली खत लिखा था. इन्होंने तो टीवी पे आके मोहतरम शहबाज गिल साहब ने कहा कि जूनियर जो हैं फौज में, वो सीनियर्स की बात ना माने.
बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। म्यूटनी, अच्छा, इन्होंने 9 मई से पहले और उस दिन उन्होंने कहा कि जी आसिम मुनीर जो है मौजूदा आर्मी चीफ, उसको गिरा दो, जनरल साहिब टेक ओवर कर लो। अच्छा, वो तो जावेद हाशमी ने तो मासूम ने ही खत, आई मीन मासूम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई मीन इट वाज नथिंग कंपेयर टू, और वो भी एक ट्रम्प टप लेटर था, 6 साल उसको बंद रखा उन्होंने, बल्कि तस्हीह की